तो वहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ। ओम शांति ओम की पूरी स्क्रिप्ट शायद 45 दिन में लिखी गई थी। मैंने हैप्पी न्यू ईयर लिखी फराह मैम के लिए, तो उसमें करीब 8 महीने लगे थे। जो तरक्की मिलेगी उसके बाद भी अगर इंसान नहीं बदले तो मुझे लगता है वही वही असली परख होती है इंसान की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका वेब टॉक शो में। और आज एक बार फिर मैं आपके सामने सूरज शुक्ला हाजिर हुआ हूँ एक बहुत ही खास एपिसोड लेकर, जहाँ पर हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन लेखक, एक आजकल जो कि सोशल मीडिया में छाए हुए हैं, जिनकी एक कुछ पंक्तियाँ बहुत ज़्यादा फेमस हुई हैं और उन्होंने उन पंक्तियों से लोगों के दिलों को जीता है। लोग उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगातार अपनी जुबान पर लेकर आ रहे हैं। प्रबुद्ध सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रबुद्ध जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है वेब टॉक शो में। नमस्कार सूरज, और ये शो देखने वाले सब लोगों को नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आप सबसे ज़्यादा कौन सा सोशल मीडिया यूज़ करते हैं? सूरज, सबसे ज्यादा तो फेसबुक यूज करते हैं। पुराने लोग हैं हम लोग, तो हम लोग तो उस जमाने के लोग हैं। अभी तो कई तरह की टेक्नोलॉजीज आ गई हैं कम्युनिकेशन के लिए। हम तो उस जमाने के लोग हैं जब जीमेल का अकाउंट बनाने के लिए भी दोस्त को समोसा खिलाकर इनविटेशन मंगाना पड़ता था, तो आपको जीमेल का अकाउंट आप बना सकते थे। शायद आप लोगों को, मुझे नहीं मालूम कि पता है या नहीं है ये बात। तो उस जमाने के लोग हैं, उस समय फेसबुक ही चलता था, तो हम फेसबुक पर ही सबसे ज्यादा एक्टिव रहे हैं और सबसे कंफर्टेबल उसी के साथ हैं। जी बिल्कुल, मैं भी आपको जब से फॉलो कर रहा हूँ तो मैं भी ये चीज़ नोटिस कर रहा हूँ कि आप इंस्टा और ट्विटर के अलावा फेसबुक पे ज़्यादा दिख रहे हैं। हाँ। वहाँ पे ज़्यादा आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है। तो प्रभु जी, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी मैं भी जब चला रहा था, ट्विटर चलाता रहता हूँ, मैं ट्विटर पर ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ वहाँ पे, क्योंकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा मिल जाती है मैं अपने हिसाब से जो सोचता हूँ। तो वहाँ पे मतलब मैं चला रहा था तो देखा कि एक क्लिप है जो बहुत वायरल हुई है। वो एक क्लिप थी इंडियन आइडल की, जहाँ पे मनोज मुंतजिर जी ने कुछ 4 लाइनें कही थी और एक कविता थी जो आपकी कविता थी। उसपे जो जजेस थे वो बहुत खुश हुए थे और मुझे उससे दुगनी खुशी हुई थी। मुझे भी उतनी खुशी हुई थी। मैंने तुरंत वो चीज़ अपने दोस्तों में शेयर करी, तो लोग पूछने लगे कि भाई कौन है यार, राइटर है। तो बताया कि यार बहुत सारी गज़लें भी लिखी हैं, इनको पढ़ो। तो लोगों ने पढ़ा, दोस्तों ने पढ़ा, हम आपस में बातें कर रहे थे इस चीज़ को लेकर। तो सोचा कि क्यों ना अगर ऐसे बात करने को मिल जाए, जो कि आज मिल गया है ये मौका, तो कितनी अच्छी बात होगी। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने जब वो पहले तो आप वो 4 लाइनें अगर आप अपनी तरफ से सुनाएँ यहाँ पर तो बहुत ही अच्छा होगा, और उसके बाद उन लाइनों में ही कुछ बातें करना चाहूँगा आपसे। जरूर सूरज। वो लाइनें ऐसी हैं कि देखिए, अभी जो माहौल, हालांकि वो अभी का लिखा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी जो माहौल है, और दुर्भाग्य है, ये शेर असल में दुर्भाग्य का शेर है कि ऐसी बातें कहनी पड़ती हैं, कहकर बतानी पड़ती हैं, जो एक नेचुरल फ्लो में होना चाहिए था। तो शेर ऐसे है कि ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं, कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं, मनाऊं। और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे, बहुत और बहुत शुक्र को खूबसूरत, तू अल्लाह से मेरा मंगल। बहुत खूबसूरत सर। तो यही चीज़ थी जो हमें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई थी और ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तभी वो क्लिप इतनी ज़्यादा वायरल हुई, लोगों ने इतना सराहा। और किसी चीज़ को लिखने के पीछे, क्योंकि मैं भी लिखने की कोशिश करता हूँ, एक राइटिंग फील्ड में मैं भी हूँ। तो जब हम कोई चीज़ नहीं लिख लेते हैं, जिस टाइम पे हम लिखते हैं, तो मुझे एज अ राइटर मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है उस टाइम पे, अगर हम कुछ अच्छा हाँ, लिखने को। मतलब 2-4 दिन तो ऐसा लगता है कि हमने मतलब दुनिया फतेह कर ली, और हाँ इससे अच्छा ना हाँ, तो लिखा बिल्कुल गया है, बिल्कुल। ना कभी लिखा जाएगा। वो 4 दिन हाँ, बाद वही लगता चीज़ है यार लगती है वो कि क्या। यार ये तो बहुत अच्छा लिख दिया, मतलब लोग इसे पढ़ेंगे तो क्या ही कहेंगे, मैंने कैसे लिख दिया। कभी कभार तो ये लगता है कि यार ये कैसे आ गया हमारे में, ख्याल कैसे आ जी। गया। तो वही चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये किस दौरान लिखी गई, उस टाइम आपके ख्याल क्या चल रहे थे, कुछ कैसी चीज़ आप देख के आए थे? क्योंकि कई बार राइटर की ज़िंदगी में ये होता है कि जब आप किसी चीज़ से गुजर रहे होते हैं, ऐसी चीज़ से, या फिर कुछ ऐसा देखते हैं, तो वो माइंड में चीज़ें चला करती हैं। तो आपके अंदर ये ख्याल कैसे आया और कब इस चीज़ को आपने कंप्लीट किया? सूरज, एक तो ये सुनकर शायद ये अजीब सा लगेगा, ज्यादातर लोगों को अजीब सा लगेगा। हमेशा से ये बात रही है कि कुछ भी अगर होता है तो उसके पीछे कोई प्रेरणा होती है, कवि के पीछे या कविता कविता के पीछे, या रचनाकार के, वो पेंटर हो या आर्टिस्ट हो, म्यूजिशियन, जिसके भी हो, उसके पीछे कोई घटना या कोई बात होती है। तो लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं रहा है। मेरी पोएट्री में, मैं बहुत ऑनेस्टली ये बात कहता हूँ, मेरी पोएट्री में घटनाओं से संबंधित चीजें कम रही हैं। हाँ, माहौल का एक असर जरूर पड़ता है। और हम लोग जिस देश में रहते हैं, उस देश ने कितने प्यारे प्यारे रंग देखे हैं, जिन्होंने, मैं कहता भी हूँ, अशफाक और बिस्मिल की जवानी देखी है। तो हम जिस परंपरा से आते हैं,
उस परंपरा में सबसे बड़ी बात है कि ह्यूमन वैल्यू का ज्यादा बात होती है और शुरू से होती है। यहाँ तक कि दुश्मनों को भी युद्ध के बीच में अगर प्यास लगती है तो पानी पिलाने का रिवाज हमारे यहाँ रहा है, भले आप आमने सामने युद्ध लड़ रहे हो। तो एक ऐसे समाज में जब जहर घोलने की कोशिश की जाती है, जो कि आमतौर पर सियासत करती है, वो एक अलग चैप्टर है। तो करने वाला जो भी करे, लेकिन अगर लोग उसके साथ इन्वॉल्व हो जाते हैं, लोग एक दूसरे के बारे में खराब बोलने लगते हैं, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर टुकड़ों में बंटने लगते हैं, और बंटने से ज्यादा ये है कि एक दूसरे के धर्म के प्रति द्वेष रखने लगते हैं। बंटना एक अलग चीज है। बंटना मैं कभी, जैसे मैं आपको एक बताऊं, दिल्ली में यहाँ से जहाँ मैं रहता हूँ, गाजियाबाद, यहाँ से थोड़ी दूर पर ही पटपड़गंज एक जगह है जहाँ पर एक सर्वधर्म मंदिर है। तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ, मुझे ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। एक सर्वधर्म मंदिर है, इधर से हिंदुओं का दरवाजा, इधर से क्यों भाई, वो मंदिर में जाए, वो मस्जिद में जाए, दैट्स इट। आप एक दूसरे को स्पेस दे, वो काफी है। क्यों जरूरी है कि हम एक ही जगह आकर पूजा करें? तो लेकिन जब आप एक दूसरे के प्रति नफरत भर देते हो, जब लोग एक दूसरे के धर्म के प्रति बोलना शुरू कर देते हैं, तो एक माहौल खराब लगता है। और ऐसे माहौल में कहीं ना कहीं वो दर्द होता है जो धीरे धीरे कभी अचानक कोई शब्द हो जाता है। अच्छा, दूसरी बात, इस पर्टिकुलर जो कथा है, ये जो मुक्तक है, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। मैं पहले सुनता था बड़े कवियों से, जिनके भी संपर्क में आया पिछले लगभग 20 सालों से, तो बड़े कवियों के संपर्क में हूँ सौभाग्य से। तो हमेशा वो कहते थे कि यार ये पंक्ति हमसे हो गई, ये पंक्ति हमसे हो गई, ये पंक्ति हमने लिखी और ये पंक्ति हो गई। तो मुझे समझ में भी नहीं आता था, और मुझे मतलब सच कहे तो हंसी भी आती थी कि यार पंक्ति हो जाना क्या होता है। लेकिन ऑनेस्टली, ईमानदारी से, ये पंक्ति जो मंगल और शुक्र वाली पंक्तियां, ये पंक्तियां हो गई। एक बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे शब्दों में कह दिया गया, और वो किसी दिन उतर गया, और वो कॉम्बिनेशन बन गया। और वो चूंकि छंद की, मीटर की जानकारी मुझे थी, तो वो मीटर में चला गया। तो जो चीजें छंदबद्ध होती हैं वो जल्दी लोगों को याद होती हैं, जल्दी पहुंचती हैं लोगों तक। और ये हो गया, ये क्योंकि मंगल और शुक्र का एक ही कॉम्बिनेशन है, और वो एक ही शेर बना है दुनिया में, और वो बन नहीं पाएगा। ये इसलिए नहीं बन पाएगा क्योंकि वो एक कॉम्बिनेशन है, और वो ईश्वर ने मुझे दे दिया। मतलब मैं बहुत ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरी झोली में उन्होंने डाला ये शेर। लेकिन ये बस आप ये समझे कि सोते हुए आधे निद्रा की अवस्था में अचानक से ये मंगल और शुक्र का कॉम्बिनेशन टकराया, और उसी समय हुआ। अच्छा, कई बार होता है कि हम जब आधी नींद में जाने लगते हैं, कोई शेर या कुछ आता है दिमाग में, और हम सोचते हैं सुबह देख लेंगे, और सुबह भूल जाते हैं। ये आपके साथ भी होता होगा, आप देख बिल्कुल, करके। बिल्कुल। तो इसमें मैंने वो गलती नहीं की। मैंने कहा यार ये बहुत जबरदस्त थॉट है, ये दुनिया के कोने कोने में पहुंच सकता है, और ये इससे हजारों लाखों करोड़ों घर बच सकते हैं, जाने बच सकती है, माहौल अच्छा हो सकता है। इसको अभी उठ के लिखो। मैंने उठ के, मैंने लाइट जला के पहले एक कॉन्सेप्ट लिख लिया, और फिर मैंने लाइट ऑफ कर ली, फिर सोचता रहा, तो वो एक शेर हो गया, जिसको मैंने सुबह फिर लिखा। तो मेरे ख्याल से 7-8 साल तो जरूर हो गए होंगे, और किसी पर्टिकुलर घटना से ये प्रेरित नहीं था, लेकिन हाँ, आमतौर पर एक माहौल देखकर जरूर था। बिल्कुल, हाँ, वो बात आपने बिल्कुल सही कही कि कई बार वो चीज़ें होती हैं कि हम लिखने बैठते हैं, 2 लाइनें लिखी, फिर अगर छोड़ दिया तो वो छूट ही जाता है फिर। छूट ही जाता है। बिल्कुल छूट जाता है। तो वो ये चीज़ होती है। इस चीज़ को लेकर मेरी लास्ट टाइम मैं दिव्य प्रकाश दुबे जी से बात कर रहा था, ये अपने वेब टॉक शो के माध्यम से। तो उन्होंने भी ये चीज़ कही थी, मैंने उनसे सॉल्यूशन भी पूछा था, तो उन्होंने ये बताया था कि वो इसके लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं कि अगर कोई चीज़ वो कहानी लिखते हैं, तो कहानी लिख रहे हैं, आपकी आधी कहानी छूट जाती है, तो वो अपने आप को बंद कर लेते हैं कमरे में, मतलब वो ढाल देते हैं, कमिटमेंट दे देते हैं कि मैं पूरा करके ही निकलूँगा, चाहे जितना ये टाइम बहुत लग बड़ा जाए। काम है। मैं वैसे बताऊं, दिव्य प्रकाश दुबे भाई हैं हमारे, सत्यव्यास, ये लोग भाई हैं। ये बहुत बड़ा काम है, कहानी लिखना तो ज्यादा धैर्य का काम है। और एक तो क्या है कि हम जो गजल लिखने वाले हैं ना, हम लोग बहुत ही मतलब बिना धैर्य वाले लोग हैं। पहली लाइन में बात शुरू की, दूसरी लाइन में खत्म कर दी, निकल ली, हो गया भाई, एक शेर हो गया, फिर खुश है। लेकिन गीत लिखना, कहानी लिखना, किताब लिखना, उपन्यास लिखना बहुत धैर्य का काम है। और ये जो तरीका उन्होंने बताया, ये तरीका सही बताया। बंद होना पड़ता है, दुनिया से बाहर हो जाना पड़ता है किसी की तैसी। सत्यव्यास जी तो फोन नहीं उठाते, फोन बंद करके रख देते हैं, जिसको जो बिल्कुल करना सर, हो करो, मुझे उनको काम तो करने दो। उनको मैंने इतने बार ट्राई किया इंटरव्यू देने के लिए, वो इंटरव्यू नहीं दे रहे। शायद मैं सोच रहा हूँ कब इंटरव्यू मिलेगा उनका। अच्छा, मैं तो जरूर वो सिफारिश करूंगा। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद होगा आपका अगर आप दिलवा दें। तो वही चीज़ है, वो उन्होंने बताई थी, तो वो काफ़ी मुझे सही लगी, और वो चीज़ मैंने अप्लाई भी करी। तो वो होता है, क्योंकि अगर मैं कहानी को कहीं छोड़ देता हूँ, तो कई बार वो पछतावा भी होता है कि यार वो कंप्लीट कर लिया होता, या कहीं पे कभी कोई ऐसी कहानी माँगता है, तो लगता है कि यार वो देनी चाहिए थी, वो होता। तो वो चीज़ है। एक चीज़ इस पे और आपसे पूछना चाहूँगा कि कोई कंटेंट लिख लेते हैं हम एट अ टाइम, जैसे आपने बताया कि आपने मिडनाइट लिखा, और आपका वो हो गया वाली चीज़ वो होती है, वो मेरे साथ भी कई बार हो जाती है, वो अच्छी चीज़ आ जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जज करना पड़ जाता है।
तो आप अपनी गज़लों को या अपने जो मुक्तक लिखते हो उनको जज कैसे करते हो? मतलब आप उसको ऑडियंस पे छोड़ देते हो या फिर आप खुद से कुछ सोचते हो कि नहीं, मैंने कैसा लिखा है, मैं एक बार या 100 बार या 50 बार दोबारा पढ़ के देखूँ? आश्चर्य की बात है सूरज, देखिए कि इस बातचीत जो हम अभी संवाद कर रहे हैं, इसके लिए वैभव की कॉल मेरे पास 3-4 दिन पहले आई थी, शायद मैसेज आया था, फिर हमने बात की हुँ, और मेरे दिमाग में यूं ही ये बात चल रही थी। और देखिए, आपसे कोई सवाल मेरा तय नहीं था कि आप ये पूछेंगे और मैं ये बोलूंगा, लेकिन बिल्कुल। मैं कल परसों में ही सोच रहा था कि कभी मुझसे कोई पूछेगा ये बात, यही प्रश्न मतलब पूछेगा कि कविता में रिवीजन का कितना महत्व है, तो मैं एक अच्छा जवाब दूंगा। मतलब मेरे दिमाग में ये बात चल रही थी, संजोग से देखिए। तो होता क्या है, मैं जैसे कविताएं देखता हूँ कई बार, तो ऑब्वियसली कई लोग बहुत सधे हुए हैं, कई दोस्त हैं, कई मित्र हैं जो बहुत सधे हुए हैं, लिखते हैं, जिनको शायद रिव्यू वो करते होंगे, मुझे नहीं पता कि फेसबुक पर डालने से पहले या पोस्ट करने, एक तो अगर हम सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले किसी चीज को ठीक से देख लें, जांच लें दोबारा तिबारा, तो ज्यादा अच्छा होता है। दूसरा क्या होता है कि कई बार होता है कि एक लेखक की वही अधैर्य की बात जो है वो होता है, आप में भी होता होगा कि लिख दिया तो डाल दो, फेसबुक पे डाल दो, वो ले लो, लाइक्स ले लो, कमेंट ले लो, मुझ में भी होता है, सब में होता है, बड़े से बड़े में होता है, मुझे पता है ये बात। लेकिन उस पर डालने के बाद भी अगर आपके फेसबुक या ट्विटर जहां भी आप पोएट्री डालते हैं, वहां कविता डालने के बाद उसकी एडिट हिस्ट्री में 5-7-10 बार एडिट नहीं दिखाता है वो, तो इसका मतलब है आप ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, आप अपने कविता के ऊपर ईमानदार नहीं है। 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए और उसको गुनगुनाते रहिए मन में। जैसे एक गजल मैंने कह दी, अब वो गजल दिमाग में चल रही है, मैंने पोस्ट भी कर दिया तो भी दिमाग में चल रही है, और मुझे लगा कि यार ये बेहतर हो सकता था, ये शब्द वहां ज्यादा सटीक हो सकता था, तो मैं 1 सेकंड में उठ के और उसको एडिट कर देता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि लोग देखेंगे, एडिट हिस्ट्री है में है, कई बार में किया है या जो भी है, मैं उसको 1 सेकंड में मेरे दिमाग में आते ही, क्योंकि मैं उसको मन में सोचता रहता हूँ, उसी शेर को गौरवान्वित भी होता रहता हूँ, यार ये शेर बड़ा अच्छा हुआ, ये शेर बड़ा अच्छा हुआ, फिर अचानक घंटी बजती है कि यार यहाँ पर अगर हम ये कर दे तो ज्यादा अच्छा होगा, तो मैं इमीडिएटली जाके कर लेता हूँ। इवन आप कागज पे भी लिखते हैं तो एक बार लिखने के बाद 5 बार, 7 बार, 10 बार उसको पढ़ें और देखें कि यार क्या और बेहतर हो सकता है, क्योंकि बेहतर होने मतलब बहुत दूर तक बेहतर हो सकता है। कई बार होता है कि भाषाई जो कमियां हैं, जैसे थोड़ा बहुत हिंदी और थोड़ी बहुत उर्दू का नॉलेज मुझे है, लेकिन मेरे भी एक लिमिट है। अगर जैसे मुझे कभी कभी लगता है कि यार यहाँ पर एक शब्द चाहिए, जो मतलब उर्दू का शब्द चाहिए, और वो शब्द नहीं मिल पाता है, मैं जबरदस्ती कोई एडजस्ट करने वाला शब्द लगाता हूँ। लेकिन जिस दिन मुझे वो शब्द मिल जाता है, जो शब्द मैं ढूंढ रहा था उस समय, जिस दिन मेरे डिक्शन में वो शब्द जुड़ जाता है, मैं जाके उस गजल को फिर ठीक करता हूँ। तो आपकी गजलें आपके दिमाग में भले याद रहना नहीं रहना अलग बात है, बट एक एक शेर आपके दिमाग में गूंजते रहनी चाहिए कि हाँ यहाँ ये हो सकता था, यहाँ ये हो सकता था। जब भी आप पढ़े, जितनी बार आप, कई बार आप खुद भी पढ़ते हैं पुराने शेरों को भी हिस्ट्री में जाकर, तो उस समय भी कुछ आपको लगता है कि यार यहाँ ये बदलते हैं, तो बदल दीजिए उसको। तो बदलाव के लिए तैयार रहिए और बार बार उसको पढ़िए, देखिए कई बार। बिल्कुल, ये चीज़ आपने बिल्कुल सही बताई और आपने अपनी इतनी अच्छी बात कह दी कि ये सवाल आप चाहते थे कि कोई पूछ लेगा तो आप बताएँगे, तो वो अब मैं खुश हो गया अंदर से कि चलो यार ये सवाल अच्छा हुआ मैंने डाल दिया। तो वो चीज़ है। बाकी इसी पे एक चीज़ और ऐड करूँगा कि क्योंकि हर फ़ील्ड में हम देखते हैं कि ये कहते हैं कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर आप एक्टिंग फ़ील्ड में जाएँ, जो भी ऐसे टैलेंटेड फ़ील्ड्स हैं जिसमें एक्टिंग की, जैसे एक्टिंग फ़ील्ड में जाएँ या फिर राइटिंग है, अपना डायरेक्शन है, तो हम्म, एज़ अ राइटर प्रैक्टिस को कैसे देख सकते हैं? क्योंकि कई बार ये चीज़ होती है ना कि एक बार लिखा, एक बार में ही आ गया। तो वहाँ से वो कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है कि नहीं यार, चाहे कहानियों की बात करें या गज़लों की बात करें या हम्म, पोएट्रीज़ की बात करें, तो हम्म। कॉन्फिडेंस भी आ जाता है कि नहीं यार, ये तो मतलब पहली बार में आ जा रहा है, तो नेक्स्ट टाइम शायद हम ये ना सोचें कि बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? आप अभ्यास में, राइटिंग में विश्वास रखते हैं या कितना रखते हैं? नहीं, देखिए, राइटिंग हो या कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो, परफॉर्मिंग आर्ट इन द सेंस कोई भी ऐसी चीज हो जो दुनिया देखती हो, आप क्रिकेट ही खेलते हैं, कोई भी ऐसा काम है जो बेसिकली स्पोर्ट्स भी आर्टिस्ट्री ही है, आर्ट ही है, तो कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट हो उसमें प्रैक्टिस के 2 पार्ट होते हैं। हमेशा मैं मान के चलता हूँ, उसमें प्रैक्टिस के 2 पार्ट होते हैं। एक स्टेप होता है दूसरों को देखकर समझना और सीखना, और दूसरा पार्ट होता है अपने पे मेहनत करना। बिल्कुल। तो कोई भी चीज आप यही समझिए कि कोई अगर अपनी बात ही करते हैं, शायरी ही कर रहा है अगर, तो उसने अगर 100 शेर नहीं पढ़े हैं तो उसको एक शेर लिखने का अधिकार नहीं है। तो खास करके लेखन में क्या है कि ये पहला पहला जो प्रैक्टिस का जो 2 पार्ट है, उसमें से पहला पार्ट है यानी दूसरों को पढ़ना पहले, हुँ, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब वो मैक्सिमम, वो जितना होगा, जितना आप दूसरों को पढ़ लेंगे, उतना आपको खुद पे प्रैक्टिस करने की मेहनत कम करनी पड़ेगी। जितना मतलब वो कहते हैं ना कि जितना आप पसीना बहा दो उसमें अपने फील्ड में, युद्ध भूमि में, उतना खून कम बहाना पड़ता है।
तो जितना आप दूसरे लोगों को पढ़ लोगे, अगर आपने ये सोचा है कि मुझे मतलब 100 घंटे प्रैक्टिस करनी है, या 100 घंटे का आपने रखा है प्रैक्टिस, 100 घंटे बाद में शायर हो जाऊंगा या मैं लिखने लगूंगा, आपको अंदाजा है, तो उसमें से 80 घंटे सिर्फ पढ़िए और 20 घंटे फिर लिखने का प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि जैसे मैंने डिक्शन की बात की ना, मैंने शब्दों की बात की आपसे, तो लेखन में शब्दों का बहुत महत्व है। आप लोग कहते हैं ना कि ये उसका सिनोनिम है, या ये उसका यस। क्या कहते हैं उसको, पर्यायवाची है। पर्यायवाची कोई शब्द नहीं होता। पानी पानी है और जल जल है। आप पानी की जगह हर जगह जल इस्तेमाल नहीं कर सकते, जल की हर जगह पर पानी इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये कैसे आएगा? ये इससे आएगा पढ़ने से। प्रैक्टिस, हमारे जो लेखन का क्षेत्र है उसमें प्रैक्टिस का मतलब है पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना। अपनी गजल तो आपने कह दी, उसके बाद 4 बार 5 बार देख लीजिए, वो अलग बात है, लेकिन पढ़ना। और हिंदी तो जरूर पढ़िए, इंग्लिश तो सिलेबस में ही होता है तो आदमी पढ़ ही लेता है। उर्दू कोशिश कीजिए पढ़ने की, क्योंकि ये जो भारत और ये जो इलाका है, जो इसको बर्रे सगीर कहते हैं बेसिकली, साउथ वेस्ट, ये जो एरिया है अपना साउथ ईस्ट, तो इसमें क्या है कि ये जो उर्दू जो है, उर्दू कंफर्ट की भाषा है हमारे साथ, क्योंकि उर्दू भारत में बनी है, पैदा हुई है भारत में ही, पली बड़ी है, उर्दू भारत की ही भाषा है। तो वो अगर सीख लें तो बहुत अच्छा होगा। वो देखिए, सीखने को तो भाषाएं आप जितनी सीख लें उतना अच्छा है ना। लेकिन अगर आप शायरी कर रहे हैं तो शायरी का एक, मैं ये नहीं कहता कि शायरी का मतलब उर्दू ही होता है, लेकिन शायरी का एक उर्दू के साथ कनेक्शन है, जो बहुत खूबसूरत कनेक्शन है। तो इसलिए अगर उर्दू हम उसमें डालते हैं, जैसे कई बार तो आप बिना उसके कर नहीं सकते, बिना उर्दू के। जैसे मैं आपको एक शेर सुनाता हूँ, उसका मतलब है गजल का कि लुत्फ आखिर हदो दीवार के अंदर क्या है, लुत्फ आखिर हदो दीवार के दीवार के अंदर अंदर क्या क्या है, है? भटके सहरा में तो मालूम चला घर क्या है, वाह, भटके क्या बात सहरा में तो है, मालूम तो चला नाम घर चला क्या घर है। क्या है? इसमें एक शेर है कि फिर तजस्सुस की सजा में मुझे नीचे न धकेल। अभी अगर आप ये शब्द नहीं जानते होंगे तो आप नहीं समझेंगे, क्योंकि इस शब्द का मतलब और इस शब्द के पीछे का इतिहास जानना बहुत जरूरी है। फिर तजस्सुस की सजा में मुझे नीचे न धकेल, ये भी तो देखने दे खुल्द के ऊपर क्या है। और तजस्सुस का मतलब होता है जिज्ञासा। जी। और ये कहानी हमेशा अमूमन हर कोई जानता है कि आदम और हव्वा को जो फल के प्रति जिज्ञासा हुई, फल खाने की इच्छा हुई, उसके बाद उन्होंने फल खा लिया, उसके बाद उन्हें धरती पर भेज दिया गया। वो स्वर्ग के लिए बने थे और स्वर्ग में रह रहे थे, लेकिन जब उन्होंने, उनकी जिज्ञासा बहुत बढ़ गई और उन्होंने जब फल खा लिया तो उनको धरती पर भगवान ने फेंक दिया। खुल्द का मतलब होता है स्वर्ग। तो फिर तजस्सुस की सजा, तो जिज्ञासा का की सजा थी वो। तो अब ये जिज्ञासा के लिए कोई वर्ड यहाँ मिल नहीं रहा था, आप कुछ भी कर लो, ये कर लो। तो अब वही प्रैक्टिस, मैं कहीं और कुछ और पढ़ रहा था। ये शेर, जैसा मैंने कहा कि इस शेर का कॉन्सेप्ट था मेरे दिमाग में कि यार खुद से ऊपर क्या है, इस पर कुछ काम करना है। लेकिन अब जैसे ही मुझे तजस्सुस शब्द मिला, मैं समझ गया कि मैं पहुंच गया जगह पर। तो पढ़ने से क्या होता है, पढ़ना जो है वो हमारा क्या कहते हैं, प्रैक्टिस है। वही हमारा नेट प्रैक्टिस है, पढ़ना जितना ज्यादा पढ़ सके। लेखकों के लिए पढ़ना सबसे ज्यादा प्रैक्टिस है। और दूसरा, ऑब्जर्वेशन को थोड़ा सा मजबूत रखना है, क्योंकि हम अनफॉर्चुनेटली सिर्फ शायरी में घुस गए हैं। बाकी भी जो लेखन है, हास्य का भी लेखन है, हर तरह का है, उसके लिए आपको सहज रहना और चीजों को ऑब्जर्व करना, ध्यान देना, उसका जरा ध्यान देना, वो भी स्टडी है। तो प्रैक्टिस जो है, हमारी प्रैक्टिस जो है लेखक की, पढ़ना और चीजों को ऑब्जर्व करना, वो ज्यादा है। लेखन में आप एक बार लिख लिया, आपने 2 बार 4 बार सुधार सकते हैं। हर कोई सुधारता है, खुद ही आदत पड़ जाती है। अगर आप जी। लगातार लिखते हैं और दिनों दिन आप बेहतर लिखने लगते हैं, लोगों तक पहुंचने लगते हैं, तो फिर आप में खुद ही वो डेवलप हो जाता है। लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। 4 किताबें साथ नहीं और 100 गजलें, मेरा शेर है कि 4 किताबें साथ नहीं और 100 गजलें लिख भी मारी। 4 किताबें साथ नहीं और और 100 100 गज़लें गजलें लिख भी लिख भी मारी। मारी। अब के लिखने वाले जाने किस जल्दी में रहते हैं। जी, तो ये बिल्कुल। जल्दी है, तो प्रैक्टिस जो है वो हमारा पढ़ना ये है। बिल्कुल बहुत बहुत बढ़िया शेर आपने कहा। ये जो आजकल बहुत सारे राइटर्स अलग-अलग जगह से निकल रहे हैं ना, तो आज सोशल मीडिया पे तो राइटरों की भरमार हुई पड़ी है, तो उन पे सटीक बैठता है। जैसे इसी आपने पे कहा सूरज, जैसे आपने कहा सूरज, हमारे एक कवि थे वो प्रदीप चौबे जी, स्वर्गीय प्रदीप चौबे जी, बहुत ही मस्त मौला आदमी थे। उनसे अगर आप मंच पर भी बहुत धमाका करते थे, और मंच के बाहर भी अगर आप उनको जानते हो, उनके साथ रहे हो, तो बहुत ही मस्ती के वो आदमी थे। तो उनसे कोई कहता था, प्रणाम सर, सर मैं भी कवि हूँ। तो बोलते थे, क्यों हो कवि, क्यों हो, कुछ और हो जाओ। तो वो शायद तंग आ गए थे। जैसे आपने मुझे अभी इंटरव्यू की शुरुआत में, बातचीत की शुरुआत में आपने कहा सूरज कि मैं भी लिखता हूँ, मैं भी उस क्षेत्र से हूँ। जी, जब भी कोई कहता है कि मैं लिखता हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है ना। लिखता हूँ कहते ही एक एक्सपेक्टेशन का जाल बन जाता है, एक वो बन जाता है कि चलो लिखता है मतलब अच्छा लिखता होगा, चलो इससे कुछ मनाएंगे, कुछ पढ़ेंगे अपन, क्योंकि आप किसी से भी सीख सकते हो। क्योंकि मनोज मुंतशिर जैसे बड़े आदमी, जो मतलब
दुनिया के एक बहुत ऊंचे पायदान पर हैं। बॉलीवुड जो दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है, उस इंडस्ट्री के सबसे बड़े राइटर है आज के डेट में, वो अगर मेरा शेयर कोट कर लेते हैं तो इसका मतलब है कि बड़े लोग भी जो होते हैं वो भी छोटे कुछ चीजें पढ़ते हैं, तो मुझे भी पढ़ना चाहिए, सबको पढ़ना चाहिए। तो इसलिए मुझे लगा कि मैं मंगाऊंगा। लेकिन वो मंगाने के बाद जब मैं ये देखता हूँ कि इसने सिंपली अपने भावों को यूं ही लिख दिया है बिना किसी कविताई के, तो बिना किसी कविताई के आप लिख रहे हैं तो वो एक पैराग्राफ है। मैं ये कहता हूँ कि वो एक पैराग्राफ है, फिर वो कविता नहीं है। तो फिर मुझे भी बुरा लगता है कि आप बताओ कैसे लिख रहे हैं, क्यों जल्दी में है यार, मतलब ऐसे जल्दी जल्दी में क्यों लिखना है। पढ़ लें, समझ लें, सीख लें, लोगों से देख लें कि कैसे चीजें बनती हैं, कैसे फॉर्मेट बनता है, शब्दों को कैसे बुना जाता है, शब्दों को कैसे निभाया जाता है, उसके बाद करें। तो उस समय निराशा होती है। तो इसलिए ये जो मैं कह रहा था ना कि बहुत सारे कभी अभी जो ये बात हो रही थी कि बिना पढ़े जो हो जाते हैं, तो पढ़ लें तो ज्यादा बेहतर होगा। लिखना सबको चाहिए, ये मैं कहता हूँ, मैं कभी किसी को डिस्करेज नहीं करता कि मत लिखो, लिखना सबको चाहिए, पढ़ ले तो हमेशा बेहतर है। बिल्कुल, तो वो बात आपने बिल्कुल सही कही कि मुझे भी राइटिंग में मतलब ये चीज़ बहुत सही लगती है कि इसमें हम ये नहीं माप सकते कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। कभी कभार ये होता है कि कोई छोटा जो राइटर है, मतलब उम्र में छोटा है, वो बहुत बड़े राइटर जो बहुत समय से लिख रहे हैं, उनसे उनको भी प्रभावित कर दे कुछ अपनी राइटिंग से, उनको भी लगे कि ये चीज़ शायद मैं नहीं लिख सकता था। जैसे कि आपने स्टार्टिंग में बताया कि वो जो आपने 4 लाइनें लिखी, वो आपको भगवान ने दे दिया, अब उस पे दोबारा वो चीज़ नहीं लिखी जा सकती है, वो फैक्ट है। तो ये चीज़ बहुत ही साफ-सुथरी लगती है राइटिंग में कि आप नकल नहीं कर सकते, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मनोज मित्रेश जी का आपने ज़िक्र कर ही दिया है, मैं उनके बारे में आने ही वाला था, तो मैं पूछना चाहूँगा कि वो जो आपका लेखन है, वो उन तक कैसे पहुँचा? देखिए मतलब आपने कुछ पर्सनल रिलेशंस थे या फिर सोशल मीडिया के थ्रू या फिर ऐसे? नहीं, पर्सनल रिलेशन तो जैसा ज्यादातर लोगों को पता है, मुझे नहीं मालूम कि आप जानते हैं या नहीं जानते हैं, मैं लगभग पिछले 15-16 साल से कुमार विश्वास जी के साथ वो काम मुझे कर रहा पता था। है। हाँ, बिल्कुल। तो मैं चूंकि उनके संपर्क में था तो कई बड़े लोगों के संपर्क में था थ्रू। हालांकि मेरा जो संपर्क था वो एज अ राइटर नहीं था, एज अ पोएट नहीं था, और उनमें से शायद ही किसी को ये पता था कि मैं मतलब लिखता भी हूँ या ये, चूंकि मैंने कभी कोशिश नहीं की थी उस समय। अब मैं चूंकि अपने काम में आ गया हूँ तो अब मैं इसको एक्सप्लोर करना चाह रहा हूँ इस एरिया को। तो उसमें से क्या हुआ, कुछ लोग ऐसे थे जिनको थोड़ी बहुत भनक थी, या बातचीत से, या पता नहीं कैसे, या किसी के थ्रू बात पहुंची हो, तो उनको ये अंदाजा था कि मैं लिखता हूँ। तो वो उन्होंने, अच्छा, लिखता हूँ ये उनको अंदाजा था। उन्होंने मेरा पहला शेर कहाँ से मंगाया है मुझे पता नहीं है, लेकिन उन्होंने लगभग 7-8 महीने या साल भर पहले उन्होंने जब मुनव्वर राना जी पर कोई विवाद हुआ था, मुनव्वर राना जी के किसी स्टेटमेंट पर, मतलब हाँ, पिछले जब कोविड हाँ, पिछला हुआ उसी था दौरान उस हुआ समय, था। पिछले साल, उस दौरान उन्होंने न्यूज़ 24 पर ये शेर कोट किया था पहली बार, मनोज सर ने। तो मुझे वहां से खबर लगी कि वो ये शेर जानते हैं। फिर संपर्क हुआ हमारा, चूंकि नंबर हमारे पास थे ही एक दूसरे के। फिर मैंने उनको धन्यवाद के लिए किया, फिर हमारी बात होने लगी। तो अब मैं कुछ और भी चीजें भेजता रहता हूँ। फिर उन्होंने जो न्यू इंक पोएट्री उनकी सीरीज है, उसमें मेरे बारे में एक एपिसोड किया। मैं इसके लिए शुक्रगुजार हूँ उनका। अभी एक कार्यक्रम हुआ था सुल्तानपुर में, न्यू इंक पोएट्री, उसमें भी उन्होंने मुझे बुलाया था। तो उनका विशेष ये बनता चला गया, संबंध बनता चला गया। तो ऐसा शुरुआत ऐसा नहीं था कि बहुत पहले से जानते थे, लेकिन पिछले कुछ समय से हाँ, हम लोग बातचीत में हैं, और वो जानते हैं कि मैं लिखता हूँ, और बहुत आशीर्वाद देते हैं, बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बिल्कुल। कुमार विश्वास सर की आपने बात करी, मतलब राइटिंग फील्ड में बहुत ही शायद ही कोई ऐसा हो जो उनका मुरीद ना हो। हाँ तो उनके बारे में थोड़ा-सा आपसे ये जानना चाहूँगा, इतने साल आपने उनके साथ काम किया, तो मतलब जो एक्सपीरियंस रहा, जो क्योंकि बहुत कम ऐसा, मैं भी उनको बहुत फॉलो करता हूँ, यूट्यूब पे उनके वीडियोज़ देखता हूँ, और बहुत सारा अभी तो लास्ट ईयर आए थे, अभी लास्ट ईयर के इसी साल अभी आए हुए थे, जब लखनऊ यूनिवर्सिटी का हाँ हाँ। फंक्शन था, वहाँ पे आए थे, तो वहाँ देखने का मौका ही मिल गया पहली बार उन्हें। तो वो चाह तो ये मतलब बहुत कम होता है कि किसी ऐसे बंदे से उनके बारे में जाने, किसी ऐसे पर्सन से जाने जो उनके साथ बहुत टाइम से रहा है। तो आप उनके बारे में कुछ चीज़ें बताएँ जो लोगों को ना पता हो, या पता भी हो तो कुछ और अच्छी तरीके से पता चल सके? बिल्कुल नहीं बताऊंगा। जब उन पर डॉक्यूमेंट्री बनेगी, जब उन पर किताब लिखी जाएगी, तो मैं फिर उसको, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत सारे पैसों में सेल करूंगा। नहीं, देखिए, वो तो बन जाएगी, कुछ कुछ बात बता दें आप। देखिए क्या है ना, आप कोई आदमी बड़ा ऐसे ही नहीं बनता है। उसके पीछे तपस्या है, स्ट्रगल है। लोग कहते हैं आज की डेट में कि किसी भी बात पर कह देते हैं कि अरे यार, तो कुमार विश्वास है, ऐसे है वैसे। लेकिन वो विश्वास कुमार शर्मा से कुमार विश्वास बनने का सफर शायद कम लोग जानते हैं। और
संयोग ऐसा रहा कि मैंने उनको जिस समय ज्वाइन किया था, उस समय स्थिति ऐसी थी कि चूंकि वो एक नए ढंग में पोएट्री को लाना चाहते थे, पुरानी परंपराएं कुछ तोड़ना चाहते थे, लेकिन बहुत यंग थे। तो ये मैं बात कर रहा हूँ 15-16 साल पहले की। तो उस समय क्या हुआ कि कई वरिष्ठ कवियों ने, देश के बहुत सारे वरिष्ठ कवियों ने ये लिखकर बाकायदा एक कागज पर दे दिया था कि जिस मंच पर कुमार विश्वास होगा, मैं उस मंच पर नहीं रहूंगा। ऐसा लगभग 25-26 कवियों ने लिखकर आपस में भी सर्कुलेट कर लिया था, और जितने आयोजक थे देश के, सबको भेज दिया था। क्योंकि कवि सम्मेलन ऐसी चीज है जो ज्यादातर आयोजक जो है वो परमानेंट वाले होते हैं, जो हर साल, जैसे दशहरा है तो ये आदमी हर साल दशहरा कराते हैं, जैन साहब हर साल होली मिलन कराते हैं, तो ये फिक्स होते हैं कई आयोजक, उन सबको पोएट भी फिक्स हो चिट्ठी भेज जाते हैं, दी। जहाँ तक मैंने सुना है कि वो ये हाँ पोएट ही आएंगे अगर ये हाँ, ये आयोजन कराएगा। हाँ, उसमें चेंज होता रहता है। हाँ, लेकिन ये है कि एक मुख्य पोएट उनका वो रहता है, तय रहता है। तो जब मैं आया था तो वो स्थिति थी। और तो वहां से कैसे फाइट करता है आदमी, और कैसे मतलब एक एक निगेटिविटी को खत्म, जैसे मैं कोई कहता था कि सर यहाँ से ये बात आ गई, यहाँ से ये बात आ गई, उन्होंने एक ही बात कही हमेशा कि अपनी लकीर बड़ी करो, वो जो कर रहा है हम तुम उसमें उलझोगे तो उसमें उलझे रह जाओगे, कीचड़ में पैर मारने से कोई फायदा नहीं, अंदर ही धंसोगे। तो हम अपना अलग फील्ड क्रिएट करते हैं। फिर हमने वो आईआईटीज और ये सब एक्सप्लोर करना शुरू किया, और फिर उसके बाद तो दुनिया जानती है इतिहास। तो कई बार समय आपकी परीक्षा लेता है, और आप में कितना स्टील है वो इस बात पर आपको नंबर देता है। तो स्टील की कई बार परीक्षा मेरे सामने में हुई, तो सबसे बड़ी चीज जो उनमें मैंने देखी वो वही है, उनकी स्टैंडिंग, उनके उनका स्टैंड, कि मतलब कोई बदलता हुआ स्टैंड नहीं है कि आज ये कह रहे हैं कल वो कह रहे हैं, सोच लिया तो सोच लिया, कर लिया, करना है, रोज नई चीजें करनी है, ये भी करना है, वो भी करना है, 5 प्रोजेक्ट माथे पे हैं, और फिर भी कह रहे हैं कि यार वो वाला प्रोजेक्ट तुमने, यार वो वाला उसको कॉल नहीं किया, उसको कॉल करके मंगाओ, वो काम शुरू करो वो वाला। तो सारे काम करने हैं, मेहनत की मतलब। तो उनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस से ये हुआ कि दिन रात की बात हमारी अब खत्म हो गई, और ठंड गर्म की बात खत्म हो गई। जैसे अभी मैं यहाँ बैठा हूँ और मैं पंखा चलाना भूल गया हूँ, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। थोड़ी सी ठंड भी थोड़ी बहुत हद तक रहती है तो पता नहीं चलता, समय घड़ी देखना हमने छोड़ दिया, दिन रात दोपहर कभी भी किसी भी समय में हम कितना भी काम कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लगातार काम करने की चाहत, और स्ट्रगल, सबसे बड़ी बात है स्ट्रगल करने की चाहत, कि लोग 50 नेगेटिव बातें बोले, आप अपना काम करते रहिए और आप निश्चित रूप से विजयी होंगे। ये एक उनका फॉर्मूला है, जो सबसे बड़ा फॉर्मूला है, जो मैं आप लोगों को भी दे रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, कि बस अपना काम करते रहिए, लगातार अपना काम करिए, दूसरों को की तरफ से आंखें भी बंद कर लीजिए, तो आप अच्छा करेंगे, हमेशा अच्छा करेंगे। कि जब भी आप अच्छा काम करने जाएंगे, तो गांधी जी ने भी कहा था कि अगर आप कोई काम कर रहे हो और 4 लोग आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, तो फिर आपको उस काम का कोई, मार्क ट्वेन ने भी कहा, तो उस काम का, इसका मतलब वो काम महत्वहीन है। तो इसलिए आप अपना काम, सिर्फ अपने काम पर फोकस कीजिए कि मुझे ये करना है, और ये काम ऐसे होता है, और मैं मेहनत करूंगा और ऐसे ये काम करूंगा। पीछे कौन क्या कर रहा है उसको भूल जाना चाहिए। और आज देखिए कि नतीजा ये है कि फॉर्चुनेटली कहिए, अनफॉर्चुनेटली कहिए, अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि ऐसा होना नहीं चाहिए था कि कुमार सर जिस लेवल पर है उसके बाद 10-15-20 सीढ़ी तक कोई नहीं है, फिर अगला आदमी उसके बाद है। तो हालांकि कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप मॉनिटरीली भी देखें अगर, तो ये स्थिति है। तो ऐसे आदमी ऐसे अलग बनता है, आदमी ऐसे बड़ा बनता है, ऐसे महान बनता है। लोग, हम जो कहानियां पढ़ते थे कि ये ऐसे महान बने, ये बने, सिकंदर ने ये किया, उसने वो किया, तो आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में अगर आप स्ट्रगल करके इतना ऊपर निकल आते हैं, तो ऐसे ही आप महान बनते हैं। और उन्होंने प्रूव किया इस बात को कि कहीं से भी शुरू करके कहीं पहुंचा जा सकता है। बस वही निरंतर अपने काम पर ध्यान रखो, और जो भी काम सामने आए उसको करो, और बिल्कुल निगेटिविटी की तरफ से कान, आंख, नाक सब बंद कर लो। जी बिल्कुल, मतलब उन्होंने, यह बात आपने बिल्कुल सही कही कि उन्होंने जो स्ट्रगल दिखाया उसके प्रति बहुत सारे राइटर्स को होप भी मिली कि राइटिंग फील्ड में भी हम बहुत आगे तक जा सकते हैं। बिल्कुल ये सूरज, ये लिखना जो है, लिखना मुझे लगता नहीं है कि 2010 वर्ष से पहले लिखने का इतना प्रचलन था, या इवन पढ़ने का इतना प्रचलन था। क्योंकि ऑनेस्टली मैं कहूँ, मुझे किसी का नाम याद नहीं लेना चाहिए, लेकिन मैं जब जबकि मैं अपने, जहाँ मैं स्कूल में पढ़ता था, जहाँ उसमें, तो मैं एक ये जाना था कि ये कविता वविता पढ़ता है, कविता वगैरह से इसका रिलेशन है, मैं लिखता भी था। 10वीं नहीं 10 साल का रहा हूंगा तब से लिखना शुरू कर दिया था। तो ये था कि ये कविता विता जानता। फिर भी मैं जब तक कुमार विश्वास सर के संपर्क में आया, उस समय तक मैं देश में सिर्फ 5-6 कवियों के नाम जानता था। और मैंने जब कुमार विश्वास सर को पहली बार सुना 2003 में, उससे पहले उनका भी नाम नहीं जानता था। और कविता के क्षेत्र में मैं अशोक चक्रधर जी का नाम जानता था, सुरेंद्र शर्मा जी का नाम जानता था, काका हाथरसी जी का नाम जानता था, हरिओम कुमार जी का नाम जानता था।
और मैं किसी का नाम नहीं जानता था पोएट्री के क्षेत्र में, कवि सम्मेलन के क्षेत्र में किसी भी कवि का नाम नहीं जानता था। तो ये क्यों था? क्योंकि कविता जो है वो बक्से में बंद हो गई थी, डब्बे में बंद हो गई थी। एक पर्टिकुलर सुनने वाले थे, एक पर्टिकुलर बोलने वाले थे, उतने में ही वो घूमती रहती थी कविता। तो ये जो कविता बिल्कुल फैली है, विस्फोट जो हुआ है कविता के उसमें इलेक्ट्रॉन में, वो विस्फोट तो आप मतलब कोई माने ना माने, मैंने देखा है स्ट्रगल, मैं जानता हूँ कि कैसे हुआ है। ये निश्चित रूप से कुमार विश्वास सर की देन है कि आज हर कोई लिखना चाह रहा है, हर कोई लिख के करियर बनाना चाह रहा है उसमें, बिल्कुल और गर्व से कह रहा है कि मैं लिखता हूँ। और सोशल मीडिया पे मुझे लगता नहीं है कि अगर 15 साल पहले सोशल मीडिया होता तो इतनी सारी पोएट्री आती जितनी हम आप आज पढ़ रहे हैं, आज की डेट में पढ़ रहे हैं। मुझे लगता नहीं है कि 20 साल पहले इतने इतने लोग लिख रहे होते। तो सोशल मीडिया नहीं था इसलिए पता नहीं है, लेकिन ये तो इस बात को तो मानना पड़ेगा कि जिस तरह कैसेट के जमाने में सुरेंद्र शर्मा जी के ऑडियो कैसेट बहुत फेमस हुए थे, टेलीविजन के जमाने में अशोक चक्रधर जी बहुत आगे आए, उस तरह इंटरनेट सोशल मीडिया के समय में कुमार विश्वास जी आगे आए और अपने अलग रंग ढंग से उन्होंने बिल्कुल मतलब एकदम ही माहौल बदल दिया कविता के प्रति लोगों का, और कवि सम्मेलन के प्रति भी युवाओं का, सब हर तरह के लोगों का, स्कूल तक के बच्चे कविता सुन रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, जो उन्होंने लेवल अपग्रेड किया है बहुत ही अच्छा है। वो लोग राइटर्स को बहुत ज़्यादा प्रेरणा दे रहा है। आजकल की राइटर्स भी, एक राइटर भी सोच रहा है कि नहीं यार, इस करियर में, इस फील्ड में बहुत कुछ है मेरे लिए। वो ये नहीं सोच रहा कि नहीं, राइटर राइटिंग करूंगा तो क्या करूंगा। ये बात पहले कभी हुआ करती थी कि राइटिंग करूंगा तो क्या करूंगा, इकोनॉमिकली हम्म, अगर सोचा जाए। हाँ लेकिन हाँ आज के टाइम पे लोग सोचते होता हैं कि था ना नहीं यार, कि क्या करते हो, तो जी कवि लिखते हूँ। हैं। अच्छा कवि हो, हाँ करते क्या हो? हाँ, वो ये वही प्रश्न चीज़ है। खत्म हो गया, कवि कवि हो तो तो हो करते लेकिन क्या? करते क्या हो, घर कैसे चलाओगे। ये हाँ, वो खत्म हो चीज़ गया। है। तो वो चीज़ खत्म हो गई, लोग देखते हैं अपने आप को उस लेवल पे आज। तो बहुत ही अच्छी हमारी चीज़ है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डॉक्यूमेंट्री के पहले बहुत सारी चीज़ें शेयर कर दी। और और एक चीज़ 2 लाइनें कहूँगा कि दम है, तन्हाई है, बिछौना है, और फिर हम्म रात भर का रोना है। ये हम्म आपकी मैंने यूट्यूब पे सुनी। तो मैं चाहता हूँ कि आप सुनाएँ, अगर थोड़ा-सा आपका यहाँ पे मन करे तो बिल्कुल कुछ लाइनें। ये यहाँ जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ इसी स्टूडियो का वीडियो शायद आप तक पहुंचा होगा। हाँ, मैंने सुना स्टूडियो यही था शायद। हाँ, मैंने सुना है बिल्कुल, इस मुझे बहुत स्टूडियो, काफ़ी अच्छा लगा। हमारा स्टूडियो है और हम लोग यहीं यहीं पर लगातार रिकॉर्डिंग करते रहते हैं। अभी भी हम चूंकि कहीं नहीं जा पा रहे तो यहीं बैठ के कई तरह के काम करते रहते हैं। तो यार एक तो समस्या है कि ना मुझे गजलें अपनी याद बहुत कम रहती है, चूंकि मैं पढ़ता नहीं हूँ। जो लोग वो मंच पर राइटर के जाते साथ। रहते हैं जो लोग मंच पर जाते रहते हैं उनको याद रहता है, क्योंकि वो लगातार प्रैक्टिस में रहते हैं या जो गोष्ठियों में बैठते हैं। और मैं ऐसे काम में रहा कि मेरा उठना बैठना रहा नहीं ज्यादा, मतलब वो नहीं बोलना नहीं रहा, तो जब बोलते नहीं तो जबान पर नहीं चढ़ता है। शेर उसमें ऐसे हैं कि गम है, तन्हाई है, बिछौना है, गम है, तन्हाई है, बिछौना है, और फिर रात भर का रोना है। गम है, तन्हाई है, बिछौना है, और फिर रात रात भर भर का का रोना है। लोग आते हैं, खेल जाते हैं, लोग आते हैं, खेल जाते हैं, दिल मेरा गालिबन खिलौना है। लोग आते हैं, खेल जाते खेल हैं, जाते दिल हैं, मेरा दिल मेरा गालिबन गालिबन खिलौना है। खिलौना है, और अपनी तैयारी पूरी रखिएगा। अपनी तैयारी, पूरी ये रखिए। देखिए अभी अभी के संदर्भ में भी है कि अपनी तैयारी पूरी रखिएगा, होगा हर हादसा जो होना है। अपनी होगा हर तैयारी पूरी हादसा। रखिएगा, होगा हर हादसा जो होना है। और इसमें एक शेर और है कि आ, आ, देखिए मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा, वो आखिरी लाइन याद नहीं आ रही इसकी। हाँ, मेरे मेरे कमरे में मसलों से अलग, मेरे कमरे में मसलों से मसलों से अलग, अलग। तेरी यादों का एक कोना है। मेरे कमरे में कमरे मसले में से अलग, मसलों से मसलों से अलग, तेरी यादों तेरी का एक। यादों का एक कोना। जी, बिल्कुल, बहुत खूबसूरत है सर। ये तो मतलब काफ़ी बार मैंने सुना रिपीट में, और मेरे जो दर्शक यहाँ पे देखेंगे उनको भी मैं ये कहूँगा कि आप जाके यूट्यूब पे सुनें। सर का जो ट्विटर हैंडल है उस पे भी लिंक पड़ा हुआ है, और काफ़ी जगह पे मिल जाएगा आपको, सर्च करेंगे तो। बहुत ही खूबसूरत लगी मुझे। और एक चीज़ आपसे पूछना चाहूँगा इसी चीज़ से रिलेटेड कि अ, अभी लास्ट ईयर भी ये बात उठी थी। सोशल मीडिया पे भी कई राइटर्स ने इसको लेकर प्रोटेस्ट किया था कि जो क्रेडिट होता है, वो हम्म राइटर को नहीं मिलता। मतलब हम्म कि नहीं मिलता इन द सेंस कि कम मिलता है। अगर आप किसी फ़िल्म की बात करें, तो राइटर के लिए जितना वो कर देता है उतना नहीं है। हम्म क्योंकि फ़िल्म तो स्टार्ट राइटर से ही होती है ना, कहानी हम्म राइटर दे रहा है। हालाँकि हम्म बाद में एक्टर्स की मेहनत है, डायरेक्टर्स की मेहनत है, वो ज़ाहिर-सी बात है। लेकिन वो शुरुआत, जो बुनियाद खड़ा कर रहा है, उसके लिए इतना क्रेडिट नहीं है। यही बात कवि कवि में भी है, यही बात जो गज़ल लिखते हैं, जो शायर हैं, उनके लिए भी है, सबके लिए है। तो उस पे आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल देखिए, फिल्मों की आपने बात की, अगर फिल्मों की बात करें हम,
या इवन जो एल्बम आते हैं उनमें बात करें तो शोहरत और पैसे दोनों के हिसाब से जितना जिसका महत्व, मैं बहुत ब्लंटली ये बोलना चाहता हूँ कि एक गीत के बनने में या एक फिल्म के बनने में जिसका जितना महत्व है उसके उल्टे तरीके से शोहरत और पैसे मिलते हैं। सबसे ज्यादा मिलते हैं एक्टर को। ठीक, अच्छा मैं ये भी कहूंगा, ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं है, मेहनत है उनकी भी, हाँ, मैंने बट मैं इसका भी रीजन बताऊंगा, मैं उल्टा क्यों कह रहा हूँ इसको। सबसे ज्यादा मिलते हैं एक्टर को, है ना, उसके बाद पीछे आइए, उसके बाद मिलते हैं सिंगर, मिलता है सिंगर को शोहरत और प्लस पैसा, दोनों का कॉम्बिनेशन। सिंगर को, गाने की बात करें अगर, सिंगर के बाद मिलता है म्यूजिक डायरेक्टर को, और उसके बाद मिलता है लिरिसिस्ट को। अगर एक गाने की हम बात करें, एक फिल्म की एक गाने की बात करें, या एल्बम के गाने की बात करें, तो अब मैं उल्टा इसको क्यों कह रहा हूँ, हो सकता है कि मेहनत उसकी ज्यादा हो, मेहनत इनकी राइटर की कम हो, मेहनत मतलब शारीरिक मेहनत, लेकिन आप अब मैं जो लॉजिक दे रहा हूँ वो समझिए। जो लिखता है वो एक सादा कागज लेकर बैठता है, एक पन्ना लेकर बैठता है सफेद रंग का, और एक कलम लेकर बैठता है नीले या काले रंग का, और वो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 2 दिन 4 दिन में एक चीज लेकर तैयार करता है। ही इज द फर्स्ट क्रिएटर। बिना किसी बेस के, बिना किसी बात के, वो एक बिना, ये एक बिल्कुल सादा कागज है, उस पर उसने एक थॉट सोचा, उस थॉट को एक उसमें बांधा, छंद में बांधा, और उसने एक चीज क्रिएट की। तो फर्स्ट हैंड क्रिएटर वो कवि है। उसने मतलब आपको मैं क्या बोलूं, हाँ हाँ, एक कमरा दे दिया गया, बिल्कुल सफेद पेंट किया हुआ एक कमरा दे दिया गया, तो जो पहला आदमी आएगा और वो सोचेगा कि यार इसको ब्लू रखते हैं और इसको व्हाइट रखते हैं, तो वो पहला क्रिएटर है, उसके माइंड में पहली चीज आई है। तो उसने बिल्कुल सादे पन्ने पर पहले लिरिसिस्ट ने, लेखक ने क्रिएट की कोई चीज। अब वो गया म्यूजिक डायरेक्टर के पास, म्यूजिक डायरेक्टर ने उस लिरिक्स के आधार पर एक कंपोजिशन किया, बड़ा काम है। तो सेकंड सेकंड लेवल क्रिएटर वो हुए, उन्होंने भी क्रिएट किया, चूंकि वो कंपोजिशन भी नई चीज है, वो भी कोई ऐसा नहीं कहीं से ले लिया है, ना तो इस लिखने वाले ने कहीं से ले लिया है, इसने भी नई चीज पैदा की, और उसने भी म्यूजिक डायरेक्टर ने भी नई चीज पैदा की, चूंकि उसने इस पर आधार, लेकिन इसलिए कम मैं मानता हूँ क्योंकि उसने इस लिखे हुए के आधार पर एक गीत म्यूजिक कंपोज किया, उसमें इंस्ट्रूमेंट्स लगाए, चीजें लगाई, वो उनका एक्सपर्टीज है, ठीक है। सिंगर को एक लिखी हुई चीज मिली म्यूजिक के साथ, ये सुर है, ये स्केल है, ये गाना है, इसका ये धुन है, और ये ऐसे करके गाना है। सिंगर ने प्रैक्टिस किया, रिहर्सल किया, सिंगर ने गा दिया, और आखिर में हीरो को एक बना बनाया गाना मिला जिस पर उसे लिप सिंक करना है, डांस करना है। ऑब्वियसली ऑब्वियसली अदाकारी है, बड़ा काम है, लेकिन वो क्रिएटर नहीं है, वो प्रेजेंटर है। तो मुझे मैं जब इस फील्ड में आया, थोड़ा बहुत पोएट्री के फील्ड में आया शुरुआत में, तो मुझे ये बड़ा अजीब लगता था कि ऑब्वियसली दे वर ब्रिलियंट, हर गजल सिंगर इतने बड़े बड़े हुए, या कोई भी सिंगर इतने बड़े हुए हैं, फिर भी क्यों नहीं, पता नहीं मुझे क्यों ना कहीं हल्का सा कछूटता था जब कोई कहता था गुलाम अली साहब की गजल, जगजीत सिंह साहब की गजल, तो मुझे थोड़ा सा कछूटता था कि यार निदा फाजली साहब ने लिखा था यार, मतलब एक बार नाम ले लो, दोनों की कह दो, कम से कम दोनों की कह दो, लेकिन एक को बिल्कुल ही भूल जाना। और ऐसे ही होते होते धीरे धीरे लिरिसिस्ट और राइटर पीछे हटते गए, और वो उनका, अब आज जो स्थिति है बॉलीवुड में, लिरिक्स की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि पहले ट्रैक बन जाता है, उसके बाद उस पर कुछ करते हैं। तो ये सब स्थितियां, बहुत चीजें हैं इंटरनल जो बतानी, पब्लिकली बोलना भी ठीक नहीं है, जो कि जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं आजकल। इवन देन लिरिक्स की अपनी वैल्यू है, पुराने गाने इसलिए लोगों को याद रहते हैं, अभी जबान पर रहते हैं किशोरदा रफी साहब के, क्योंकि उसमें लिरिकल वैल्यू थी, और बीच में लिरिकल, अभी भी जो जो गाने याद रहते हैं वो वही होते हैं जिनमें लिरिकल वैल्यू होती है, वही गाना याद रह जाता है आदमी को। बाकी डिस्को वाले डांस वाले गाने ठीक है, आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने कूद लेते हैं, शादी का 1 सीजन 2 सीजन निकाल लेते हैं उस गाने पर, बट आपको याद नहीं रहता, वो टच नहीं करता आपको। तो वही फर्स्ट हैंड क्रिएटर को सबसे कम मिलता है, सेकंड हैंड क्रिएटर को उससे थोड़ा ज्यादा मिलता है, और जो प्रेजेंटर है बाद के, उनको सबसे ज्यादा शोहरत और मॉनेटरी वैल्यू मिलता है। इसके लिए काफी लोगों ने स्ट्रगल किया। आप लिरिसिस्ट की बात आज की बात कर रहे हैं, शैलेंद्र साहब ने इतनी लड़ाई लड़ी थी इसके लिए। शैलेंद्र साहब शुरू से क्रांतिकारी थे, तो वो बहुत लड़े थे इसके लिए, जो क्रेडिट पर पहले नाम लेट से आता था लिरिसिस्ट का, तो शैलेंद्र साहब बहुत लड़े थे इसके लिए, और उन्होंने उस नाम को ऊपर करवाया था। और साहिर साहब लड़े थे इसके लिए, फिर बीच में फिर खत्म हो गया था लिरिसिस्ट का, मतलब आता था उस जगह पर आता था, वो तो एक बार फिक्स हो जाता है तो हो जाता है, फिर भी लिरिसिस्ट को जो रॉयल्टी पार्ट होता है वो नहीं मिल रहा था। फिर जावेद साहब लगातार लड़ रहे हैं, अब तक लड़ रहे हैं। तो एक दिन मैं और कुमार सर मुंबई में गए, हम लोग मैरियट में, जुहू के मैरियट होटल में गए, तो हम जैसे ही अंदर घुस रहे थे तो जावेद साहब 3-4 लोगों के साथ बैठ के उधर मीटिंग कर रहे थे, तो वो उठ के इधर की ओर हमारी ओर आए, उन्होंने देखा, अरे कुमार कहाँ कहाँ घूम रहे हो भाई? तो सर ने कहा, कुमार सर ने कहा कि अरे बस जावेद साहब ऐसे ही, हम जरा कल प्रोग्राम है
हम यहाँ आए हैं। तो उन्होंने कहा कि कुमार सर ने पूछा कि आप लोग यहाँ क्या कुछ खास? तो जावेद साहब ने कहा हाँ, वो लिरिसिस्ट एसोसिएशन का एक मीटिंग थी, हो रहा है। अच्छा, वो जो बोल रहे थे उनके चेहरे पे दर्द छलक रहा था। तो कुमार सर ने कहा तबीयत ठीक है ना आपकी? तो जावेद साहब ने कहा कि हाँ, बस वो रीढ़ की हड्डी में थोड़ी दिक्कत है। तो कुमार सर ने कहा कोई बात नहीं जावेद साहब, हम लोग हैं आपकी रीढ़, आप चिंता मत कीजिए। तो ये तो खैर मैंने ऐसे ही बता दिया, एक संवाद हुआ था अच्छा इसलिए, नहीं तो मोटा मोटा ये था कि जावेद साहब अब तक उसके लिए लड़ रहे हैं, लिरिसिस्ट के हक के लिए। तो नाइंसाफी हो रही है लिरिसिस्ट के साथ, लिरिक्स के साथ नाइंसाफी हो रही है, और इसको ठीक करना जरूरी है हर जगह। वो अ, लेखक के साथ हो या कवि के साथ, शायर के साथ हो, लिरिसिस्ट के साथ हो, जिसके साथ भी हो। तो इसके लिए स्ट्रगल हम जारी रखेंगे, आप सबको भी रखना पड़ेगा, सबको भी जारी रखना पड़ेगा, तब जाकर इसकी वैल्यू और महत्व जो है लिरिसिस्ट का अलग से वो पता चलेगा। बिल्कुल, तो ये बिल्कुल बात आपने सही है, क्योंकि इसीलिए मेरा सवाल भी जब भी मैं किसी राइटर से बात करता हूँ या इंटरव्यू करता हूँ, तो मेरा सवाल भी उनसे ये सवाल ज़रूर रहता है, क्योंकि हमें इस चीज़ को आगे बढ़ाना है। क्या पता जो चीज़ें हैं वो आगे सुधरें और सुधरेंगी, क्योंकि इतने बड़े-बड़े लोग इसके पीछे लगे हुए हैं। तो ये चीज़ ज़ाहिर रहती है कि मिलना चाहिए, हमें क्रेडिट मिलना चाहिए। जो भी राइटर्स उनको क्रेडिट मिलना चाहिए, अच्छी तरीके से मिलना चाहिए। बहुत ही अच्छे से आपने उस चीज़ को एक्सप्लेन किया। नहीं, आयुष्मान और खुराना के साथ आपने जैसे जैसे हम उनकी बात कर रहे थे, मनोज मुंतशिर जी की, जी, तो जी। बहुत दिनों के बाद बॉलीवुड में कोई ऐसा ऐसे लिरिसिस्ट आए हैं जिनको लोग पहचान रहे हैं चेहरे से, जिनको लोग उनके उनकी शायरी से पहचान रहे हैं, हाँ ये उनका लिखा हुआ है। और ये सब अच्छा, ऐसा नहीं है कि औरों को नहीं पहचान सकते थे, इसके लिए एक मेहनत लगती है, अलग लेवल की मेहनत लगती है, क्योंकि लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक लिरिसिस्ट ने कविता लिखी, उसको उसके पैसे मिल गए और वो निश्चिंत हो गया कि चलो हो गया भाई, फिल्म रिलीज हो गई, चलो। वहां नहीं रुकना है उसको, मैंने कुमार सर से सीखा, रुकना नहीं है वहां पर, और चीजें करो, उससे और क्या हो सकता है, और कितनी चीजें निकल सकती हैं। तो बहुत मेहनत लगती है उसके पीछे, पूरा एक स्टाफ लगता है, और स्टाफ के ऊपर एक ब्रेन लगता है, हेड अपना, कि कैसे चीजों को कैरी करना है, कैसे और ज्यादा बढ़ाना है इस चीज को। तो मनोज मुंतशिर जी बहुत दिनों के बाद एक ऐसे आदमी आए हैं जो आपको इंडियन आइडल में, इधर उधर अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, अवार्ड फंक्शंस में, और जनरल जो लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं उसमें नजर आ जाते हैं। तो ये अच्छी मेहनत कर रहे हैं, और हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए आगे हमेशा। बिल्कुल, बिल्कुल। यही मेरा सवाल भी रहता है कि जब आप कोई गाना बनाते हो या कोई फ़िल्म बनाते हो, तो उसके प्रमोशन पे आप सिर्फ़ एक्टर्स को क्यों भेजते हो? इवन डायरेक्टर भी बहुत कम जाते हैं, आप राइटर को क्यों नहीं भेजते हो? राइटर भी तो, और मेन तो आपकी जो बुनियाद है वो राइटर ने ही लिखी है ना। तो वो चीज़ एक बड़ा सवाल हमेशा रहता है कि राइटर क्यों नहीं जा रहा है प्रमोशंस पे, राइटर का नाम कहाँ है? कोई डायलॉग फेमस हो गया तो लोग उसको एक्टर के नाम से जान रहे हैं। भाई राइटर ने लिखा है, वो राइटर कहाँ है? ना आपके, वो तो आपके फ़िल्म के कहीं लास्ट में एक छोटा-सा नाम आ जाता है, तो वो वहाँ निकल जाता है। तो वो चीज़ उसके लिए लड़ाई चल रही है, वो बहुत ही सही है। आप जैसे लोग अगर और प्रमोट करेंगे तो वो चीज़ आगे सही होगी। जी, और अभी एक फ़ोटो आपने आयुष्मान खुराना के साथ डाली थी, तो हम्म। उसके बारे में कुछ अगर बताना चाहें? आयुष्मान ने वो, असल में हम लोग ने जैसा बताया, मैं उस काम में था तो मेरा कई लोगों से संपर्क था, और दो टेलीविजन शो मैंने बड़े लिखे। एक तो महाकवि आया था एबीपी न्यूज पर, हाँ, हाँ। उसमें 9 एपिसोड हमने किए थे, अलग अलग दिवंगत जो हमारे लेजेंडरी कवि हैं उन सब पर, दिनकर जी, दुष्यंत जी, निराला जी, महादेवी जी, इन सब पर हमने, बच्चन साहब, इन पर हमने 9 एपिसोड किए थे। और वो मैंने लिखा था। और उसके बाद ये आज तक चैनल पर केवी सम्मेलन नाम से हमने एक शो डिजाइन, वो कुमार सर का हाँ, ही डिजाइन किया हुआ शो था, केवी हाँ, सम्मेलन, कौन-से साल का है? जिसमें 2-3 जी, सेगमेंट थे। तो वो केवी सम्मेलन की स्क्रिप्टिंग में ही करता था, और स्क्रिप्टिंग है, और प्लस थोड़ा सा बैकरूम ब्रीफिंग होती है एक्टर्स की। आप पहले जाके बता देते हैं कि हम ये सब बात करेंगे, फिर ये होगा, एक आध मोमेंट क्रिएट भी होते हैं, कई चीजें होती हैं पर्दे के पीछे, एक आध मोमेंट क्रिएट भी होते हैं, कई चीजें, मैक्सिमम चीजें नेचुरल होती हैं उसमें। तो उसी दौरान का फोटो है वो, और कई आयुष्मान जी के साथ है, नवाजुद्दीन जी के साथ है। मैंने उसमें कैप्शन भी लगाया था कि मैं तो पूछने गया था कि सर चाय ठंडी लोगे या गर्म। और अब कोई मैं इसमें लिखूंगा कि मतलब डायरेक्टर टॉकिंग टू एन एक्टर। तो ये काफी लोग उसमें, काफी लोगों के साथ, विकी कौशल आए हुए थे, तो काफी लोगों के साथ उसमें चर्चा हुई थी। और इनका, आयुष्मान जी का बड़ा अच्छा हुआ था कि अ, जब उस फिल्म की टीम पूरी आई वहाँ, बैक स्टेज थी, तो मैं वहां जब ब्रेक हुआ, हमारा पहला सेगमेंट हो चुका था शूट, फिर जब ब्रेक हुआ तो मैं गया पीछे, मैंने कहा कि सर मैं जरा 2 मिनट की ब्रीफिंग करना चाहूंगा आप लोगों की, कि कैसे कैसे फ्लो बनना है, आप लोगों की एंट्री कैसे होनी है और कैसे क्या होना है। तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा। तो होता क्या है कि जैसे मुंबई में जैसे कोई फिल्म बन रही है, रिलीज होने वाली है, उसके प्रमोशन के लिए आप लोग जानते होंगे एक संस्था को काम दे दिया जाता है, ज्यादातर ये इवेंट वाले, पीआर वाले करते हैं, एक एजेंसी को काम दे दिया जाता है
एजेंसी वाले आमतौर पर क्या करते हैं, 3 बजे की स्लॉटिंग कर देते हैं कि भैया 2 दिन के लिए दिल्ली आ रहे हैं, ये आ रही है ये टीम, तो इतने बजे यहाँ पर, इतने बजे इस चैनल पर, इतने बजे इस चैनल पर, इतने बजे इस कॉलेज में, इतने बजे इस कनॉट प्लेस में, ऐसे ऐसे करके उनकी शेड्यूलिंग करते थे। तो वो जब आते हैं तो उनको खुद नहीं पता होता उनको क्या करना है, कि मतलब वो जब आते हैं उनके हवाले हो जाते हैं, हाँ भाई अब कहाँ चलना है बताओ, आज तक चलना है चलो भाई आज तक चलो, अब कहाँ चलना है, ये एबीपी न्यूज चलना है चलो, अब कहाँ जाना है, ललन टॉप जाना है चलो। तो उनको ये पता नहीं रहता कि आगे क्या होने वाला है किस सेट पर, उनको ये पता है कि हमें इस फिल्म का प्रमोशन करना है। तो मैं सॉरी, मैं थोड़ा सा असल में मैं रिकवर कर रहा हूँ अभी, तो पीठ रीढ़ की नहीं, हड्डी में कोई मेरी दिक्कत बहुत नहीं, दर्द है, नहीं, इसलिए आप मैं आराम से कंफर्टेबल होइए। थोड़ा सा मूव कर रहा हूँ ज्यादा। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जब वो आए तो दे वर नॉट श्योर कि क्या फॉर्मेट है इस इवेंट, इस टॉक शो का और क्या होना है। तो मैंने कहा कि सर आप लोगों से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप लोगों को नेचुरल जवाब देना है, कुछ ह्यूमरस बातें भी होंगी, और क्या आप लोग चाहते हैं कि कोई खास क्वेश्चन उसमें पूछा जाए, कोई खास बात पूछनी हो फिल्म के बारे में, तो आप बता दीजिए, अभी कुमार सर को ब्रीफ कर दिया, अभी कुमार सर को ब्रीफ कर दिया जाएगा। तो उसमें क्या हुआ कि दीप्ति जी बैठी हुई थी और जो डायरेक्टर साहब थे अमित शर्मा जी, वो बैठे हुए थे सोफे पे, और आयुष्मान जी वॉशरूम से जस्ट आए थे, और वो मतलब रुमाल लेकर और चेहरा पोंछ रहे थे, और बैठने के पोजीशन में यूं पोंछते पोंछते नीचे आए, मतलब बैठे नहीं थे कुर्सी पर, ऐसे आधे तक आए, और जैसे उन्होंने कुमार जी सुना, उन्होंने कहा कुमार कौन? तो मैंने कहा सर कुमार विश्वास। वो दोबारा खड़े हो गए कूद के, कुमार विश्वास जी, रियली, मतलब ये शो कुमार विश्वास जी होस्ट कर रहे हैं? मैंने कहा हाँ सर, आपको पता नहीं था? तो अरे यार मतलब वी डोंट नो यार, मैं हम तो सुबह से इसी काम में लगे हुए हैं, तो हमें पता नहीं होता यार, मजा यार, वही वाला कुमार विश्वास जी ना, कोई दीवाना वाले? मैंने कहा हाँ सर वही। अरे यार मेरा ड्रीम था यार, मैं उनके सामने मैं पढ़ूं यार, ये तो कमाल कर दिया यार। एक काम करो, मुझे पोएट्री पढ़ने का मौका मिलेगा, तुम्हारा स्क्रिप्ट तो डिस्टर्ब नहीं होगा? मैंने कहा अरे नहीं सर, कुछ नहीं होगा, आपको जो बोलना है बोलो। उन्होंने फिर अपने वहां मुंबई ऑफिस फोन किया, अपनी एक पोएट्री पुरानी, अर्ध अर्ध सत्य नाम था उसका, उन्होंने वो मंगवाया, और फिर वो उसको टीवी पे डलवाया और फिर पढ़ा। तो वही मुझे अचानक याद आ गया, आपने आयुष्मान का नाम लिया, तो वो रिएक्शन मुझे अभी तक उनका चेहरा याद है, अरे कुमार विश्वास जी सच में वही वाले हैं। तो बहुत अच्छा लगा था मुझे उस समय कि मैं एक ऐसे आदमी के साथ काम कर रहा हूँ जिसको पूरा बॉलीवुड जिसका दीवाना है। जी, और बड़ी उन्होंने अच्छी बाद में चीज़ ऑन थी। एयर भी कहा, ऑन एयर भी उन्होंने कहा कि मेरी बकेट लिस्ट में ये था कि मैं आपके सामने कविता पढ़ूं। उसी चीज़ की हम बात करते हैं ना कि वो राइटर क्या कमाता है, ये इज़्ज़त कमाता है, जो बड़े से बड़े एक्टर्स और बड़े से बड़े लोग उसको इतनी इज़्ज़त करते हैं एक राइटर की कि वो उनके साथ बात करना, उनके साथ कविताएँ पढ़ना पसंद करते हैं। हाँ तो बिल्कुल, वो ये एक बात तो चीज़, सही है, ये बात सही वही है। एक चीज़ अपग्रेड करती है, प्रमोट करती है। और हमें। ज्यादातर मैं आपको बताऊं, अच्छी बात है कि लोग जो भी कहें, लेकिन बॉलीवुड में अब जो लोग आ रहे हैं, खास करके जो लोग नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से हैं, वो लोग ज्यादा, कई लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने पोएट्री को जाना है, जो पोएट्री जानते हैं, लेखक जानते हैं, जिन्होंने कहानियां पढ़ी हैं, अपने लिटरेचर पढ़ा है जिन्होंने, तो ऐसे लोग अब बॉलीवुड में बस में ज्यादा है, पहले के मुकाबले ज्यादा है। जी, और लेखक के प्रति, क्रिएटर के प्रति उनका एक अलग भाव है, जैसे राजकुमार राव जी हैं, आयुष्मान जी हैं, इवन शाहरुख हैं, ये लोग काफी पढ़े लिखे हैं, काफी पढ़ा है, पढ़े लिखे मतलब वो वाले पढ़े लिखे, लिटरेचर वगैरह का ज्ञान रखते हैं, बहुत रुचि और रखते हैं उस नॉलेज चीज़ में। रखते हैं, और ये बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं उस चीज की। जी, जी। तो वो चीज़ें हैं, तभी काफ़ी अच्छा लगता है कि राइटिंग फील्ड इतनी आगे जा रही है और बहुत मज़ा आया प्रभु जी आपसे बात ऑब्वियसली करके। देखिए सूरज, जैसे एक बात और, विकास जैसे हाँ, वो बिल्कुल, बिल्कुल। विकी कौशल आए थे हमारे उसी शो में, तो जी, विकी कौशल ने जब ये कहा, तो वही आप जो कह रहे थे कि लेखक को कम वो मिलता है, और अभी आपने ये कहा कि लेखक की यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। हाँ, तो सच में जब विकी कौशल आते हैं आपके सेट पर और आपसे ये कहते हैं कि सर हमारा तो ये था कि हम इंजीनियरिंग में पढ़ते थे, और कल एग्जाम है, आज की तैयारी बहुत घटिया है, कुछ समझ में नहीं आता, तो बोलते थे मारो गोली, सब किताब बंद करो, और कोई दीवाना कहता है लगाओ, और मजे लो, डांस करो, दारू पियो, मस्ती करो। तो जी, ये सुनने में अच्छा लगता है, तो ये ऑब्वियसली एक लिरिसिस्ट की उपलब्धि है। जी, बिल्कुल। तो वही चीज़ें बहुत अच्छा लगता है सुन के और बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके प्रभु जी। जनरली वो 30 मिनट का टाइम रहता है, लेकिन वो अब बात इतनी राइटिंग की बातें खो गई कि बातें करते-करते मैं भी टाइम भूल गया। उधर से टीम का मैसेज आ रहा है कि भाई 30 मिनट का स्लॉट है, 1 घंटा होने वाला है। अच्छा, 1 घंटा तो और भाई। बहुत मज़ा आया आपके साथ। आई होप आपको भी मज़ा आया सेम यार, होगा हाँ और सेम अच्छा यार। लगा होगा।